हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, लेकिन आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू पीपल कि अभी थोड़ा समय लग सकता है टाइम को फिक्स करने में, बिकॉज चीज़ें शेड्यूल में नहीं आ पा रही हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जा रहा है डिस्कशन आने में। और मुझे लगता है कि वैसे मैं कोशिश पूरी करूँगी कि इसका टाइम सेट हो जाए पहले की तरह, बट मुझे लगता है 1 मंथ अभी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ। आज इस डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को इंक्लूड किया गया है, तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले तो आपने देखा होगा फ्रंट पेज पर ही न्यूज़ आई हुई है COP26 को लेकर के, और COP26 पर रेगुलर कुछ ना कुछ न्यूज़ में बना हुआ है ना। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म है COP कॉप का, और यहाँ पे जो मीटिंग है वो भी होने वाली है। ये मीटिंग हुई नहीं है, ये ग्लासगो में मीटिंग होने वाली है अगले मंथ में। ये करीब 31 अक्टूबर के करीब स्टार्ट होने वाला है और ये नवंबर में जाने वाला है फर्स्ट वीक में। और इस पूरे डिस्कशन में ये चर्चा होने वाले हैं कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो कई देश हैं जो मिलकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको COP26 के बारे में जानना होगा। ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC का जो पूरा इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस मीटिंग में कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। इनका मेन जो एजेंडा होता है वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही होता है, राइट। कैसे ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको कम किया जाए। दूसरा, जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये अपना असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है। तो इसका 5वां असेसमेंट रिपोर्ट आ चुका है, और अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट इसमें क्लियर कट कर दिया गया है कि कैसे सी लेवल राइज होने वाला है कमिंग डिकेड में, और आपका जो पूरा एनवायरनमेंट का कंडीशन है वो एक्सट्रीम हो सकता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि किसी भी समय ड्रॉट का आ जाना, या कहीं पर सूखा पड़ जाना, एक्सट्रीम रेनफॉल होना, हीट वेव्स का जिस तरीके से प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स हैं, ऐसा असेसमेंट रिपोर्ट बताती है। तो इसको कैसे कम किया जाए, इसी के लिए एक मीटिंग होती है, सारे देश की एक मीटिंग होती है। तो ये जो मीटिंग है ये UNFCCC के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। कॉप के नाम से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो ये 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके कुछ फर्दर गोल्स हैं, उसको आप दिमाग में रख सकते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह में काम आएगा, इवन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेट जीरो बाय 2050, ठीक है, ये पहला टारगेट है। इसके जो गोल्स, इसमें पहला गोल क्या है? नेट जीरो बाय 2050, 2050 तक नेट जीरो के कॉन्सेप्ट को हम अचीव कर लें। इसमें हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना, जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको इससे कम रखना। हालांकि ये अभी काफ़ी इम्पॉसिबल सा दिखाई दे रहा है। तो ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब हमारे यहाँ पे जो एमिशन होता है, कार्बन एमिशन जो होता है वो कम होने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी कि जितना एमिट हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और इस तरीके से ज़ीरो के कैलकुलेशन में हमें जाना पड़ेगा, तब जा कर के हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको काउंटर कर सकते हैं। अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल हैबिटेट, ये भी एक गोल में से एक है। कैसे आप इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पंछी हैं या और एनिमल्स हैं जिनके की हैबिटेट लॉस हो रहा है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनने की वजह से, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से और लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो उसको यहाँ पे ट्राई किया जाएगा कि कैसे कम किया जा सके, ठीक है। तो इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। फाइनेंस कैसे होगा, कहाँ से होगा, इन चीज़ों पर वहाँ बातचीत होने वाली है किसमें? COP26 में। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इस पर चीज़ें आती रहेंगी अभी, तो आपको इसको अपने माइंड में रखना है। अगला हम डिस्कशन करने वाले, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं विजडम आफ्टर कोविड। ऑब्वियसली ये पेंडेमिक से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे पेंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स को। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में प्री पैंडेमिक और
पोस्ट पैंडमिक जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है खास करके इकोनॉमी में, राइट, कहाँ पर, इकोनॉमी में, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन वगैरह को ओवरऑल मैंने डिस्कस किया है। जीएस पेपर 3 में आ जाएगा ये इकोनॉमी में, तो आइए इस पर हम बात करते हैं। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द करंट पैंडेमिक आर लाइकली टू रीओरिएंट आवर थिंकिंग ऑन द कन्वेंशनल माइक्रो इकोनॉमीज। अब जो इकोनॉमी का पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हम देखते हैं जो डिमांड होता है, जो सप्लाई होता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें टिकी होती हैं। खास करके आपका जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, आपके यहाँ महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर डिमांड और सप्लाई किस तरीके का हो रहा है। ठीक है, तो अब ये डिमांड और सप्लाई अभी जैसा कि हमें पता है कोविड की वजह से काफ़ी इधर उधर हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या सिर्फ कोविड की वजह से आया है? तो ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस प्री कोविड के समय से भी चल रहा था। जैसे आपको याद होगा कि यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर था, इसके अलावा यूएस का सैंक्शन लगा देना, तो ये सारे जो कंडीशंस क्रिएट हो रहे थे ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने का या अदर अफेयर्स हो रहे थे, इसकी वजह से ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये कोविड आता है तो इसने सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया। तो अब इसका अगर हम इवैल्यूएशन करें तो इसका इवैल्यूएशन किस तरीके से हमारे सामने आता है। सो एज रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट्स फोर्स इंटेलेक्चुअल रीवैल्यूएशन, इट ऑल्सो ओपन द स्पेस फॉर पॉलिसी इनोवेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अब आपके सामने अलग अलग तरीके के रास्ते हैं कि हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, हम नए इनोवेशंस की तरफ ध्यान दे सकते हैं, बट इन्हीं सब के बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है जिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है, दैट इज़ द इनविजिबल हैंड। आपको याद होगा एडम स्मिथ का ये कॉन्सेप्ट था जिसमें कि इन्होंने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था इकोनॉमी में, कि मार्केट जो है वहाँ पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसकी वजह से जो मार्केट है वो रन करती है और इसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो लेकिन अब क्या, अब सवाल ये है कि क्या अभी भी वो जो थ्योरी जो बहुत सालों पहले थ्योरी दी गई थी इकोनॉमी में, क्या वो थ्योरी आज भी एग्जिस्ट करती है या फिर अब कुछ और काम करने की आवश्यकता है। तो लगातार इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, यानी महंगाई जो है वो बढ़ रही है। इवन 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तब से लेकर के आज तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सारे ही देश कि कैसे वो जो आपका इन्फ्लेशन की कंडीशन से बाहर आए, इवन जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको वो नॉर्मल कर पाएँ। तो it is neither wage increases nor fiscal expansion, it is a global supply shock। तो इन्फ्लेशन, महंगाई जो होती है वो कई वजह से होती है। एक तो ये है कि डिमांड बढ़ जाए, दूसरा है कि सप्लाई जो है वो क्रंच में आ जाए, शॉक हो जाए। तो अभी जो कंडीशन बनी है वो सप्लाई शॉक की बनी है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं आप, ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है वहाँ पर भी काफ़ी अफरा तफरी है, शॉर्टेज है एनर्जी मार्केट में। तो जैसे एनर्जी मार्केट में शॉर्टेज आएगा तो उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पर आ जाएगा। एंड सेंट्रल बैंक ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन डाउन इज ईजियर दैन पुशिंग इट अप। तो सेंट्रल बैंक लगातार क्या कर रही है, इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश कर रही है। और एंड सिंस देयर इज़ नो सीलिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट, लेकिन फिर भी दो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। पहला है, वन, दे कैन नॉट रेज इंटरेस्ट रेट बिकॉज दे हैव गॉट एवरीवन एडिक्टेड टू लो और नो रेट्स। ध्यान दीजिएगा, पूरा जो आर्टिकल है वो इस मुद्दे पर है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है या किसी भी देश में जो सेंट्रल बैंक है उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला स्ट्रगल उसका कहाँ पर है, वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाती है। क्यों नहीं बढ़ा पाती है? बिकॉज जो नॉर्मल मार्केट है, लोगों का एक कहीं ना कहीं उनको आदत पड़ चुकी है कम रेट्स या नो इंटरेस्ट रेट पर काम करने की। दूसरा है, द इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय द सप्लाई डिसरप्शन इज नॉट एमेनेबल टू मॉनेटरी ट्रीटमेंट। अब अगर सप्लाई क्रंच आ जाता है, सप्लाई डिसरप्शन आ जाता है, तो वहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट को घटा बढ़ा करके भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। अगर आप अदर वर्ल्ड को देखते हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशन अराइज होती है,
सप्लाई चेन्स अभी से नहीं बल्कि प्री कोविड के समय से ही प्रॉब्लम में है, राइट? इट इज़ अनप्रिपेयर्ड। जितना डिमांड है उसको, जो सप्लाई जितना हो रहा है वो मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है एंड देयर आर नो क्लोज्ड प्लांट्स टू रीओपन। थर्ड फैक्टर इज जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो यूएस का, यूके का, ईयू का, वो भी इसी तरीके से है जो आप डाटा में देख रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरीके की, वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। एंड द सप्लाई साइड इशू आर लार्जली स्ट्रक्चरल इन नेचर। अब जो सप्लाई साइड होता है इसको कैसे ट्रीट किया जाए? इसको सेंट्रल बैंक तो ट्रीट नहीं कर सकती है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मतलब कि आपको वहाँ पर अब डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर सप्लाई साइड क्रंच हो रहा है तो अब वहाँ पर किसकी आवश्यकता है? स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। डिमांड अगर हो रहा है तो आप वहाँ पर और ज़्यादा क्रिएशन को बढ़ाइए, प्रोडक्शन को बढ़ाइए, तभी आप सप्लाई साइड को मीट कर पाएंगे। एंड तो अब अगला सवाल ये आता है कि जो करंट इन्फ्लेशन है ये कैसे समझा जाए, आखिर ये कैसे हो रहा है? किसी भी टेक्स्ट बुक में तो इसको लेकर के चीज़ें नहीं बताई गई हैं, तो इसको कैसे नॉर्मल किया जाए? नॉर्मली जो आप इन्फ्लेशन को समझते हैं वो फिलिप कर्व से समझते हैं। फिलिप कर्व से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ये क्या डिनोट करता है, तो ये इन्फ्लेशन को बताता है फिलिप कर्व, विच प्रिज्यूम्स दैट द इन्फ्लेशन इज पार्टली ड्रिवन बाय द गैप वेरिएबल measuring how much economic activities deviates from its potential। आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अपने पोटेंशियल का कितना परसेंट दे पा रही है। मतलब आपके यहाँ पर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी क्षमता कितनी है, पोटेंशियल कितना है, और टोटल प्रोडक्शन हो कितना रहा है। ये दो चीज़ें हैं कि आपके यहाँ पर जैसे आप हैं जो दिन भर में 10 काम कर सकते थे, ये आपका पोटेंशियल है, लेकिन आप एक्चुअली में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर पा रहे हैं। तो आपका रियल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? वो 5 का हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो गैप वेरिएबल्स है उसमें क्या बताया जाता है कि आपका जो रियल प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है पोटेंशियल के कंपैरिजन में। ओके, सो एनी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग दैट आरबीआई ऑलवेज आइडेंटिफाइज द गैप वेरिएबल एज अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करने का जो एक मेजर लेती है कोई भी सेंट्रल बैंक या हमारी आरबीआई भी, वो इसी गैप वेरिएबल्स को लेती है, किसके हिसाब से वो महंगाई को चेक करती है क्या है और कितना है। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल बताते हैं कि आरबीआई के पास अभी सरप्लस में अमाउंट था, आपको याद होगा इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। अब सब लोग बोल रहे थे कि इवन यहाँ पे उन्होंने नोट भी किया है कि विमल जालान कमेटी जो बनी थी उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो डिविडेंड हो आरबीआई के पास एक्स्ट्रा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ कर सकती है आगे। तो इस पर काफ़ी बवाल मच गया था कि ऐसे कैसे आरबीआई अपना सारा पैसा गवर्नमेंट को दे देगी। इवन कुछ ट्रांसफ़र किया भी था आरबीआई ने, तो उस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। तो ये कहते हैं कि कैसे बाहर के जो बैंक्स हैं, ऐसे फेडरल रिजर्व बैंक है यूएस में, उनके पास गवर्नमेंट का 3 ट्रिलियन डेट है और इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्वियसली उन डेट पर इंटरेस्ट लगाया। तो इससे जो सेंट्रल बैंक है यूएस का उसको भी फ़ायदा हुआ कि अगर 3 ट्रिलियन डॉलर का उनके पास डेट था तो उस डेट पर उनको इंटरेस्ट आता रहा और उससे जो गवर्नमेंट है उनका भी काम बन गया और वहाँ के जो लोग हैं उनको दिक्कत परेशानियाँ नहीं आई। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है जो उन लोगों ने वहाँ पर फॉलो किया और ऐसा ही कोई अप्रोच भारत को भी लेना चाहिए, जो सेंट्रल बैंक है उसको भी लेना चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं कि जैसे पहले जो ऑर्थोडॉक्सी थी, पहले जो चैलेंज था हमारे सामने कि आगे आगे मार्केट कंडीशन क्या होगी, जब ज़्यादा मार्केट होगा, ज़्यादा फाइनेंशलाइजेशन होगा, लेस गवर्नमेंट होगा, तो क्या इनइक्वलिटी बढ़ती चली जाएगी, क्या डेट बर्डन बढ़ता चला जाएगा। तो उस तरीके से हमेशा ही जब भी कोई आप बदलाव करते हैं तो आपके सामने अलग अलग चैलेंजेस क्रिएट होते हैं या एक फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, तो उन सबको हमें ओवरऑल इंटेलेक्चुअली हैंडल करने की ज़रूरत है। अगला न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टर्की ऑन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। एफएटीएफ पे हमने कल डिस्कशन किया था पाकिस्तान वाले न्यूज़ को लेकर के, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, टर्की को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। टर्की, साथ में जॉर्डन एंड माली, इनको भी ग्रे लिस्ट में ला दिया गया है। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है
कि FATF ने अपनी मॉनिटरिंग लिस्ट में इन लोगों को शामिल कर लिया, वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया। अब ये इन पर कड़ी नज़र रखने वाले हैं कि ये लोग अपना जो फाइनेंस करते हैं वो कहाँ करते हैं, क्या कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रहा है। वहीं पर कुछ देशों को बाहर भी निकाला गया है, तो ये अच्छी बात है। जो कंट्री इस लिस्ट से रिमूव हुए हैं वो हैं 2 कंट्री, बोत्सवाना और मॉरिशस। तो ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि कौन से देश को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। बोत्सवाना और मॉरिशस को इससे बाहर निकाला गया, इसका मतलब दे आर डूइंग द गुड वर्क। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर सियाक, ये अक्सर न्यूज़ में बना रहता है और ये भी न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज ये एक आर्बिट्रेटर है जहाँ पर कुछ केस चल रहा है अमेज़ॉन और रिलायंस रिटेल के बीच में। तो इसमें स्टे लगा दिया गया, इसको कंटिन्यू कर दिया गया। जो स्टे था 24,713 करोड़ का जो डील हुआ था रिलायंस के साथ, उस पर स्टे कर दिया गया है। इससे अमेज़ॉन को एक मेजर रिलीफ मिला है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट चल रहा है दोनों कंपनियों के बीच में। अब इससे क्या होगा कि जो सामान रिटेलर्स वगैरह वो बेच सकते थे रिलायंस, वो नहीं बेच पाएंगे, तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। SIAC के बारे में जान लेते हैं। ये एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। कंपोजिशन कैसा है? 3 मेंबर ट्रिब्यूनल है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ पर है? सिंगापुर में है। अगर आपसे मान लीजिए फुल फॉर्म ना पूछा जाए, शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाए, 3 मेंबर ट्रिब्यूनल है, सिंगापुर में है। ठीक है, और इंडिया में क्या इसका कोई सेंटर है? तो यस, इंडिया हैज़ इट्स ओन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इन मुंबई में है। और सियाक के बारे में जान लीजिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, तो ये यही बीच बचाव करती है कि कोई मीडिएशन का काम करती है, किसी को कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रही हूँ, लेट होने की वजह से जाहिर तौर पर सबको परेशानी होती है, बट मैं ये चाहूँगी कि कुछ दिनों तक आप करंट अफेयर्स का शेड्यूल इवनिंग में कर लें, ताकि अगर आप मुझ पर डिपेंडेंट हैं तो, एंड वैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये पूरा डिस्कशन मैं मॉर्निंग में कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही है अभी, बट आई विल ट्राई टू डू इट अर्लियर। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप स्टार्टिंग।